गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने नए टॉपिक को, द पेक्यूलियरिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ओके, यानी कि इंडिया में जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ उसमें कुछ नई चीज़ें दिखाई देती हैं, एक अनोखापन दिखाई देता है, कैसे भारतीय जो इंडस्ट्रीज थी वो ग्रोथ करती हैं। तो पहला पॉइंट है, इंडियन बिजनेसमैन अवॉइडेड कंपटीशन विथ मैनचेस्टर गुड्स, ओके, या ब्रिटेन गुड्स। ओके, तो भारतीय जो बिजनेसमैन थे वो नहीं चाहते थे कि जो है मुझे ब्रिटेन या मैनचेस्टर के गुड्स से, सामानों से कंपटीशन करना पड़े। वो उनसे दूर ही रहना चाहते थे। क्यों? क्योंकि क्योंकि क्या थे ये, अभी एक तरह से अभी इन्होंने इंडस्ट्रीज़ को सेटअप किया था, अभी अपने मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ की शुरुआत की थी। वो कोई कंपटीशन नहीं चाहते थे, क्योंकि अगर वो मैनचेस्टर के कॉटन से कंपटीशन करते या ब्रिटेन के सामान से कंपटीशन करते तो वो उनसे कंपटीशन नहीं कर पाते, वो कहीं न कहीं ख़त्म हो जाते, डिक्लाइन हो जाते। इस कारण से उन्होंने अपने आप को बचा के रखा, जो थोड़ी बहुत उनकी बिक्री होगी उसी में खुश रहेंगे। तो दे डिड नॉट ओके कम्पीटेड विथ मैनचेस्टर गुड्स। मैनचेस्टर मीन्स जहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले कॉटन इंडस्ट्रीज सेटअप होता है और कॉटन के कपड़े बनते हैं। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, दे गॉट अपॉर्चुनिटी, हु गॉट इंडियन इंडस्ट्रियल गॉट अपॉर्चुनिटी इन स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट कहाँ पे हुआ था? बंगाल में 1905। क्यों हुआ था? क्योंकि हम देखते हैं उस समय का जो ब्रिटिश के लॉर्ड गवर्नर जनरल थे वो कर्जन ने, उन्होंने बंगाल को दो भागों में बांट दिया और फिर बंगालियों ने इसका विरोध किया। इसके विरोध में उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया। स्वदेशी मूवमेंट में क्या था कि हम ब्रिटिश के सामान को नहीं खरीदेंगे, स्वदेशी स्वयं देश का बने हुए सामान को खरीदेंगे, ताकि हमारे इंडस्ट्रीज को सपोर्ट मिले, बल मिले, और उनके सामान को हम बाइकआउट करेंगे, यानी कि जलाएंगे और यूज़ नहीं करेंगे। तो इस कारण से हमारे इंडस्ट्रीज को यहाँ पर सपोर्ट मिलता है, हमारे इंडस्ट्रीज के सामान बिकने लगते हैं। इस कारण से हम देखते हैं कि यहाँ पे ग्रोथ दिखाई देता है। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, दे गॉट अपॉर्चुनिटी इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इंडियन इंडस्ट्रीज गॉट द अपॉर्चुनिटी इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। लगभग 5 साल की अवधि में हमारी इंडस्ट्रीज तेजी से ग्रोथ की। ओके, क्योंकि इस समय ब्रिटेन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उलझा हुआ था, उसका ध्यान इंडियन मार्केट और ट्रेड पे नहीं था। ऐसे में ब्रिटेन से कोई सामान इंडिया में इंपोर्ट नहीं हो पा रहा था। ओके, तो इस कारण से इंडियंस ने अपने इंडस्ट्री से बने हुए सामानों की खरीद करने लगे, की मांग बढ़ा ली। ओके, और इस तरह से हम देखते हैं इंडियन इंडस्ट्रीज की ग्रोथ होने लगी। फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है, आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मैनचेस्टर कुड नेवर रिकैप्चर इट ओल्ड पोजीशन इन इंडियन मार्केट। ओके, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद मैनचेस्टर या ब्रिटेन अब इंडिया में वो पोजीशन नहीं पकड़ पाया। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि इंडियन जो इंडस्ट्रीज थे ये भी अब अपनी एक जगह बना ली थी। और साथ ही साथ दूसरा पॉइंट क्या है, यूएसए, जापान एंड जर्मनी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से वर्ल्ड मार्केट में इंटर कर चुके थे अपने सामान के साथ। इस कारण से ओके, अब मैनचेस्टर या ब्रिटेन के लिए ओके एक कंपटीटर, यानी कि ये 3 बड़े कंपटीटर दिखाई दे रहे थे, जिससे कि इनके सामान की मांग कम हो गई। इस तरह से हम देखते हैं कि इस तरह से ये अनोखा जो टाइम था, अपॉर्चुनिटी था, भारतीय इंडस्ट्रीज ने इसका लाभ उठाया और ग्रोथ किया। सेकेंड टॉपिक पे आते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रीडोमिनेंट, यानी कि स्मॉल स्केल अभी भी लघु उद्योग हमारे
हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में है वो प्रीडोमिनेंट यानी कि बरकरार रखी, अपनी स्थिति को मेंटेन रखी। ऐसा क्यों हुआ तो देखते हैं। 67% in 1911 were located in बंगाल एंड बॉम्बे। क्या था? लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज केवल बंगाल एंड बॉम्बे में 67%, यानी कि हम देख सकते हैं ये इंडिया का मैप है, ये है बॉम्बे, ये है बंगाल, यानी कि केवल 2 मेजर प्लेस पे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज 67% प्रोडक्शन कर रही थी, केवल इन दोनों जगहों पे। और थोड़े बहुत ये कानपुर, ये मद्रास में भी दिखाई देता है। तो बाकी जगहों पे क्या है? तो नो डाउट बाकी जगहों पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही रन कर रही थी। ओके ओके, तो बाकी जगहों पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही रन कर रही थी। सेकेंड पॉइंट पे है 5% इन 1911 एंड 10% इन 1931 लार्ज मिल्स, यानी कि 20 सालों में केवल 5 से 10% ही लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज सेटअप हो पाई। ओके, यानी कि बड़ी फैक्ट्रियां लगाई गई। तो बाकी 90% कौन था? बाकी 90% स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही वर्क कर रही थी, रन कर रही थी, प्रोडक्शन कर रही थी। ओके, तो हम देख सकते हैं 20वीं सेंचुरी में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ने कुछ चेंजिंग किए, क्योंकि ये कहीं कहीं धीरे धीरे बढ़ रहे थे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। तो इन्होंने अपने किसमें टेक्नोलॉजी में थोड़ी चेंजिंग लाया, यानी कि समय के साथ अपडेट किया, और होना भी चाहिए। ओके, तो क्या यूज़ किया? फ्लाइंग शटल यानी कि जो कॉटन कपड़े में यूज होते हैं। ओके, इससे जो है उस मशीन की गति बढ़ जाती है, प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो इससे क्या होगा? प्रोडक्शन में वृद्धि हो जाएगी। ओके ओके, इसके अलावा कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के कुछ प्रोडक्शन अभी भी मार्केट में रन कर रहे थे, वर्क कर रहे थे, डिमांड थी। वो थी बनारसी साड़ी, बलूचरी, ओके, बलूचिस्तान। ओके, तो बनारसी साड़ी, इनकी मांग अभी भी बरकरार थी। और भी हम देखते हैं साउथ की लुंगी और मद्रास की हैंकी चीफ, ओके, रुमाल। तो ये सब जो थी वो उसकी मांग हमेशा से बनी रही। तो इस कारण से भी देखते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ओके ओके रन कर रहे थे। फाइन वर्क्स डन बाय हैंड, यानी कि जो 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 बारीक काम होता है कपड़े का, साड़ी का, कुर्ते का, ओके, जो जरी का काम होता है वो केवल हैंड से ही किया जा सकता था, या छोटी मशीनों, हाथ वाली मशीनों से किया जा सकता था। तो ये सब कहाँ पे कंप्लीट होंगे? तो ये सब होंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के ही थ्रू। इस तरह से हम कह सकते हैं 20वीं सेंचुरी में 10 स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वर सर्वाइविंग। ओके, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज सर्वाइव कर रही थी, जी खा रही थी, चल रही थी। ओके, नॉट डाइड और डिक्लाइन। और कहीं न कहीं हम देखते हैं कि ऐसी स्थिति नहीं थी कि वह हमारी जो छोटी इंडस्ट्रीज हैं वो खत्म हो गई। नहीं, खत्म नहीं हुई, क्योंकि इनकी मांग कहीं न कहीं बनी रही हमारे समाज में। ओके, और कुछ खास कपड़े जिनकी मांग हमेशा बनी रही। ओके, और हम देखते हैं इसी स्मॉल स्केल में क्या होगी? रोजगार भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार, ठीक है, मिलेंगे। ओके, तो इस तरह से स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हमारे देश में चलती आ रही थी, और ब्रिटिश के समय भी, ठीक है, अपने आप को मेंटेन रखा, किसी तरह से सरवाइव किया। ओके, डिक्लाइन नहीं हुई। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। Now students, next topic, market for goods. Okay, so ओके, सामान के लिए
जो मार्केट था उसके बारे में देखेंगे कि अब हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट अपने सामान को कैसे मार्केट में बेचेंगे, इस पे हम इस टॉपिक को हम देखेंगे और ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा। तो हम देख रहे हैं कि 20वीं सेंचुरी आ चुकी है और इसमें ब्रिटिश भी नए नए तरीके यूज़ कर रहे हैं अपने सामान को इंडिया में बेचने के लिए। और ऐसे में हमारे इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट ने भी कुछ इस तरह से मेथड को यूज़ किया जिससे कि उनके सामान मार्केट में बिक सके। ओके, जैसे कि ब्रिटिश ने क्या यूज़ किया, अपने कपड़े का जो बंडल आता था उसमें मेड इन मैनचेस्टर लिखा होता था। इस तरह से ऐसे कपड़े लोग देखते ही खरीद लेते थे क्योंकि उस पर उनका ट्रस्ट था कि हाँ ये कपड़ा मैनचेस्टर का है तो अच्छा कपड़ा है, ओके, टिकाऊ है। तो उसी तरह से हमारे इंडियंस ने भी अपने सामान को बेचने के लिए क्या क्या मेथड्स यूज़ किए, क्या क्या ट्रिक्स यूज़ किए, तो हम देख सकते हैं। तो पहला पॉइंट है एडवर्टाइजमेंट, यानी कि अपने सामान का प्रचार किया। कैसे प्रचार किया? प्रिंटेड गॉड एंड गॉडेस ऑन क्लोथ, ठीक है, और अदर गुड्स। जो भी कपड़े होते थे उस पर गॉड या गॉडेस का हम देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे ये छोटे बाल गोपाल हैं। ओके, यहाँ पे जो है ये गॉड सन है और यहाँ पे ये देवी हैं। ओके, तो इस तरह से जो है इस तरह से गॉड एंड गॉडेस का यूज़ किया जाने लगा कपड़ों पर, ओके, और या दूसरे सामानों पर, ताकि लोग उस एडवर्टाइज को देख करके उस गॉड के रिस्पेक्ट में वो सामान, वो कपड़े खरीद सके। ओके, सेकेंड पॉइंट है पुट लेबल ऑन द क्लोथ बंडल। ओके, मैनचेस्टर की तरह हमारे इंडियन ट्रेडर्स ने भी, इंडियन इंडस्ट्रीज ने भी जो एक तरह से पुट लेबल लगाने लगे, तो जैसे कि किसी राजा का लेबल हो, ओके, और किसी नवाब का लेबल हो, कोई सी अच्छे पर्सनालिटी का लेबल हो, ओके, तो इस तरह के उनके लेबल लगाने लगे जिससे कि लोग उनके रिस्पेक्ट में, अपने किंग के रिस्पेक्ट में, अपने उस व्यक्ति की पर्सनालिटी के रिस्पेक्ट में वो सामान खरीदे। ओके, थर्ड पॉइंट है प्रिंटेड कैलेंडर्स का यूज़ किया जाने लगा। कैलेंडर का यूज़ कैसे? कि अगर दुकान जो बिजनेसमैन है वो अपना कैलेंडर अगर सभी को देता है प्रचार प्रसार के लिए, तो वो कैलेंडर घर में जाएगा और घर में हम हैंग करेंगे। उससे फिर हम देखेंगे और हम कहीं ना कहीं हम उस दुकान पे हम दोबारा जाएंगे। ओके, तो इस तरह से कैलेंडर के भी यूज़ से उसमें जो एड्रेस और उस एड्रेस के साथ साथ क्या दुकान है, कौन सी दुकान है, क्या सामान बिकता है, तो ये सब चीज़ें लोगों के बीच में मैसेज जाएगा और लोग वहाँ पे आएंगे, उस दुकान पे आएंगे, ओके, उस रिलेटेड फैक्ट्री और गोदाम में जाएंगे और इस तरह से वो सामान बिकेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि जैसे आज की डेट में एडवर्टाइज किया जा रहा है, ऐसे ही चाहे लेवल हो चाहे कैलेंडर भी हम देखते हैं, लोग कैलेंडर छपवाते हैं ताकि उनके दुकान का, उनके जो काम का प्रचार हो। ओके, तो और ये भी चीज़ें हम कहीं ना कहीं हम आज भी देखते हैं। ओके स्टूडेंट, तो उस समय भी हमने ये चीज़ें देखा कि ये सब चीज़ें स्टार्ट हो चुकी थी ताकि इंडियन इंडस्ट्रीज अपने सामान को बेच सके। ओके, तो स्टूडेंट्स, तो ये हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।